हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 6 बजे आपसे हम डेली मिलते हैं, जहां हम पीआईबी के करंट अफेयर्स और सांसद टीवी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं ये हम बात करते हैं। हाँ, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लोग जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और कोशिश कीजिए थोड़ा सेशन को शेयर करने का और जल्दी से ज्वाइन करने का, क्योंकि 6 बजे का टाइमिंग होता है आपका पीआईबी का, है ना। तो लास्ट क्लास हम लोग कुछ आर्टिकल्स बात किए थे और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आप लोग का फीडबैक भी आता है। तो कल भी फीडबैक आते हैं, तो हमने देखा कुछ अच्छे अच्छे फीडबैक भी थे। तो आपके फीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है, तो कहीं ना कहीं आपको और भी कमेंट्स ऑफलाइन कमेंट करने चाहिए, ताकि मेरे लिए और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करके हम दे सके डेली बेसिस पर। और ये क्लास मंडे टू आपका संडे चलता है, यानी कि कोई भी हॉलीडे नहीं, कोई भी वीक, कोई भी ऑफ नहीं, हर दिन चलता है, यानी 365 डेज आप बोल सकते हैं। तो आपके एग्जाम्स भी सामने है, प्रीलिम्स भी सामने है, मेंस भी आपका बोल सकते हैं। प्रीलिम्स अगर आपका निकलता है तो मेंस सामने है या नज़दीक है या दूर है, कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि आपका प्रीलिम्स निकलना, डेट आपका, डेज आपका कम हो जाता है, क्योंकि जो प्रिपरेशन है, जो खुशी है, जो मोटिवेशन, जो कॉन्फिडेंस है, ये आपके अंदर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। सबसे पहला आर्टिकल जो कि कहीं ना कहीं जीएस पेपर 2 से लिंक है, क्या है आर्टिकल्स, इसके बारे में देखते हैं। कोशिश ये भी करेंगे कि आज हम लोग 2 से 3 आर्टिकल आज हम लोग कवर करेंगे, ताकि आपके ओवरऑल आपके जो करंट अफेयर्स है ना। किसी ने हमसे ये भी पूछा, हमें याद आया, बहुत सारे कमेंट देख नहीं पाते, लेकिन कभी कभी देखते हैं तो मेरे दिमाग में कुछ तुरंत रिकॉल आता है। तो एक कमेंट ये भी था कि सर, ये जो क्लासेस है, सेशन है, क्या इनफ है करंट अफेयर्स के लिए? यस, ये इनफ है करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मसाला वाले, है ना, कि किसी पॉलिटिशियंस ने किसको क्या कह दिया, उसमें क्या क्या डिबेट हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, किसने किसको टोन कस दिया, है ना। ये पॉलिटी नहीं, ये पॉलिटिक्स वाली खबरें हैं। और आपको पढ़नी नहीं है तो पॉलिटिक्स पढ़नी नहीं है, तो ये आपका अलग हो गया। लेकिन वो पढ़ने में मजा बहुत आएगा। लेकिन यही है कि इसमें जो डिसिप्लिन रहा इस जर्नी में, यूपीएससी जर्नी में, वो आगे निकल जाता है। तो आपको इंस्टेंट, टेम्पोरेरी आपको मजा चाहिए तो मसाला खबर आप जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंटेंट को एक्सेस कीजिए, आप कंटेंट को कंज्यूम कीजिए, तो फिर आप, ये क्लास आपके लिए, क्योंकि हम आपके लिए सिलेक्ट नहीं करते हैं, सिलेक्ट तो करते ही है, सिलेक्ट के अलावा भी आप हर एक चीज को स्कैन करते हैं कि ये अच्छे, इस टॉपिक से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सेशन को शेयर भी कर देंगे, क्योंकि सुबह का टाइम है, लोग जुड़ेंगे ज्यादा। ठीक है, चलिए। क्या है मुद्दा, इसको समझते हैं। मुद्दा ये है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जानवर के प्रति, यानी कि एनिमल्स के प्रति, जो आप बोल सकते हैं जो क्रूरटी होती है, यानी क्रूरता होती है, इसके रोकथाम के लिए यहाँ पर एक संशोधन किया गया है। किसमें? तो ये देखिए, ये कानून बहुत पहले ही आया आया था, 1960 की ये बात कर रहे हैं। और ये नाम था आपका, ये, इसका कहाँ गया, यस, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स, यानी कि सरकार, ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो आपका एक्ट है, ये जो आपका 1960 का जो अधिनियम है, ये अधिनियम, ये आपका सोचिए कि कब से, 60 साल पहले का ये आपका एक्ट है, अधिनियम है। अब इसमें सरकार थोड़ा सा बदलाव लाना चाहती है। क्यों लाना चाहती है, ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। और पहले वाले में, क्योंकि ये आपके प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मेंस के लिए आपको एक बन सकता है, यस, क्वेश्चन बन सकते हैं। और प्री के लिए भी आपका जो डेटा है, यानी कि अधिनियम एक्ट्स हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कोई नहीं, हर एक चीज को स्कैन करेंगे और देखेंगे कि आपका, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो ये क्या है, अभी कॉन्टेक्स्ट में क्या है, कॉन्टेक्स्ट में क्यों है, ये हम बात करते हैं। हाल ही में क्या हुआ, सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में 6 दशक पुराने, 60 साल पुराने कानून में संशोधन करने के लिए पशु क्रूरता निवारण संशोधन विधेयक 2022 22 का मसौदा पेश किया। एक विधेयक पेश, एक ड्राफ्ट कह सकते हैं, एक ड्राफ्ट अभी इन्होंने प्रेजेंट किया गवर्नमेंट ने। कुछ बदलाव लेकर आए, कुछ बदलाव भी इसमें होंगे। क्या बदलाव होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में पूरा समझते हैं। लेकिन ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जो आर्टिकल्स है किस में आने वाला है। तो पेपर 2, जीएस पेपर 2, आप बोले जीएस पेपर 2 में कहाँ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा झूठ बोलते आप। ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ऐसा उसमें हम बताएं कहाँ पर आपको मिलेगा। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो पॉलिटी में आपने डीपीएससी पढ़ा होगा, डीपीएससी पढ़ा होगा तो उसमें आर्टिकल 48A पढ़ा होगा, 48A पढ़ा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आप, जो काउ स्लॉटर है, फॉरेस्ट है, इन्वायरमेंट है, उसके प्रोटेक्शन के लिए सरकार कदम उठाएगी, ये तो लिखा हुआ है ना। ये तो वही है ना। यहाँ पर जानवर, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें काऊ के बारे में लिखा गया है, ठीक है, अलग बात है। लेकिन वो तो जानवर नहीं है क्या, वो जानवर ही है, तो आपका इसमें आ जाएगा इनडायरेक्ट वे में।
थोड़े लिंक बनाना पड़ेगा आपको, है ना, कि आपको कोई भी टॉपिक किस में आप कनेक्ट करते हैं। अगर नहीं हो रहा है ना, तो जबरदस्ती नहीं करना है। और ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, इस अधिनियम से क्वेश्चन पहले पूछे गए प्रीलिम्स में, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए जिस टाइप के, आई थिंक इसमें होना चाहिए, दिए होंगे मेरे ख्याल से, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम देख लेते हैं क्या इसमें है और कितना पॉइंट है इसमें आपके। एक मेरे पास एक कमेंट आया इस शायद लास्ट 2-3 डेज के पहले, और हमें बहुत खुशी हुई कि आप नोट्स बना रहे हैं, आप अपने लैंग्वेज में आप समझ के नोट्स बना रहे हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने भी लिखा है, ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप मतलब आप अपने लिए इतना सोच रहे हैं, कर रहे हैं। इसके लिए नोट्स बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस सेशन में आप खुद सोचिए ना कि अगर आप ओनली करंट अफेयर्स के लिए इतना के ऊपर रिलाई करते हैं, आप कुछ मत पढ़िए, मेरी गारंटी है, कुछ मत पढ़िए। करंट अफेयर्स टोटली इससे रिलाई कीजिए जितना, मतलब करंट अफेयर्स एक एक होता है ना कि कवरेज में आना चाहिए। आप मंथली पढ़ेंगे तो उसमें मंथली में एक मैगजीन होता है, कोई भी मैगजीन आप बोल सकते हैं, तो उसमें हम डेली बेसिस पे 3-4 आर्टिकल कर रहे हैं, तो पूरे मंथ में कितना हो गया, क्योंकि हम कोई दिन अपसेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। एक रिकॉर्ड ये भी हम चाहते हैं ये भी बने। और अभी इस रिकॉर्ड का जो सिलसिला है आपका 40 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है। तो ये आप खुद सोचिए कि 365 डेज और 3 से 4 आर्टिकल, 3 ही मानते हैं, ठीक है, 3 आर्टिकल मानते हैं, और 365 डेज कितना हो गया बताइए, मैथमेटिक्स अगर आप जोड़ सकते हो तो करीब करीब हम बता रहे हैं कि एक मंथ में 1000, 1000, 1000 करंट अफेयर्स, 1000 होगा ना, बोल देना भाई। हाँ हो जाएगा 1000, ठीक है। ये 30 दिन का बताइए, 30 दिन कितना होगा मंथली मैगजीन में, तो 30 दिन में 90 हो जाएगा, 90 टॉपिक्स। और 90 टॉपिक्स कम होता है, बहुत होता है। 90 तो हम कम बता, जब 3 करते, कभी कभी 4 भी होता है, तो 100 टॉपिक मान चलिए, 100 टॉपिक्स। आप इसके ऊपर पूरा बिलीव करके, थोड़ा ट्रस्ट करके, इसको मल्टीपल रिवाइज करके आगे बढ़िए, आपका रिजल्ट आपका वेट कर रहा होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ये समझते हैं इस कानून, इस अभी जो मसौदा जो ड्राफ्ट अभी पेश किया गया है, इसके बारे में ये समझते हैं कि इस ड्राफ्ट में क्या क्या जो प्रावधान है वो किए गए हैं। और जब तक ये ड्राफ्ट है तब तक हमें वो ज़्यादा डीप डेप्थ में नहीं पढ़ना है कि हमें वो ज़्यादा डीप में हम पढ़ चुके हैं, बस इसके बारे में जो है बोल देंगे। ड्राफ्ट्स में के जो प्रावधान होते हैं वहां से क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले अलर्ट कर दिए, जब भी ड्राफ्ट है तो उसमें पीएचडी नहीं करना है ना। लेकिन हाँ, हमें एक नॉलेज लेना है, एक उसका बेस तैयार कर लेना है कि इस ड्राफ्ट में कहाँ फोकस किया गया है, तो इसको रिलेट करते हुए, है ना। तो थोड़ा ये काम करते हैं, थोड़ा यहाँ जाएंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि थोड़ा पहले वाले में चले जाते हैं, पहले वाले में क्या ऐसी बुराई थी और अभी वाले में क्या ऐसा बदलाव किया गया, लिंक करते हुए चलेंगे। देखिए शॉर्ट में एक लाइन में हम बात करते हैं। पहले वाले में यानी कि 1960 के जो अधिनियम जो थे पशु क्रूरता, उसमें जो पनिशमेंट है, उसमें जो दंड है, उसके प्रावधान थोड़े कम थे जरूर, लेकिन बिल्कुल बहुत कम थे। किस तरीके से, तो एग्जाम्पल समझते हैं, समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। इसको आप मतलब लिखना नहीं एग्जाम में, वो लिखना वही चीज नोटबुक में जो आप एग्जाम में प्रिंट करेंगे कभी, ठीक है। बाकी अकड़म बकड़म चीजें नहीं लिखनी है ना। तो देखिए पहले वाले में प्रोविजन ये था कि अगर आप किसी भी पशु को, एग्जाम्पल काउ लेते हैं, अगर आप किसी पशु को मारते हैं, क्या बोले, मारते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं कि वो छोटा है बड़ा है किस एज का है, तो आपको समथिंग कुछ 3 दिनों के लिए, 3 डेज के लिए आपको पनिशमेंट, 3 डेज के लिए आपको इम्प्रिजमेंट होगा, यानी कि जेल चले जाएंगे। ये तो बाद में उसको किया गया, इसके पहले पता क्या था, इसके पहले ये था कि आपको कुछ 20-25 रुपये ऐसे थे, 20 रुपये 25 रुपये ऐसे ऐसे आपको देने पड़ेंगे कुछ फाइन, अगर आप किसी जानवर को मारते हैं। इस अधिनियम में अभी भी है, लेकिन ये अलग बात है कि इस अधिनियम में बहुत कुछ चीजें मानते हैं, कुछ चीजें नहीं मानते हैं, है ना। तो सरकार को ये लगा कि चलो इसका एक ड्राफ्ट बनाते हैं, एक नया प्रोविजन, अपडेट वर्जन इसको ला के लाते हैं। इसमें एक ये पुराने वाले में प्रोविजन एक ये भी था, पुराने वाले में, कि एक तो हो गया कि ये आउटडेटेड था, पहली बात जो लिखने वाली बात होगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो फाइन थे, इम्प्रिजमेंट था, जो कारावास था, वो भी बहुत कम था। इसको लोग सीरियस लेते नहीं थे, क्योंकि आप खुद सोचिए, जिसके ऊपर फाइन ही कम है, अगर आप किसी या काऊ की स्लॉटरिंग करते हैं, गाय जो गाय है उसकी आप जो तस्करी करते हैं, उसमें आप सोचिए कि 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये इस तरीके से अगर फाइन है, तो आपके अंदर कोई मतलब डर नहीं होगा, या आप बोलेंगे 20 रुपये बातें दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
इसके बदले एक ट्रक कम से कम कुछ जानवर को तो ले जा सकते हैं। ये चीज़ें सबके अंदर में था, डर कुछ नहीं था। तो आउटडेटेड एक हो गया जो कि आप पॉइंट ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट, फाइन और जो इम्प्रिजमेंट जो कारावास है ये बहुत कम था। तीसरा चीज़ ये, जो उसमें थर्ड टाइम्स यानी कि उसमें सोचिए कि सेकेंड टाइम जो फिर से वो क्राइम किया, जो भी पशु को मारा, तो उसमें 50 रुपये था। पहले आपके 20-25 रुपये, फिर 50 रुपये। तो आप सेकेंड टाइम में कम से कम इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसके जो रिवाइज रिवाइज जो इसके प्रावधान थे वो भी कम थे। पहले वाले में जो अभी इस टाइम में कुछ प्रावधान मतलब फोर्समेंट में थे, कारगर थे, कुछ नहीं थे, कुछ माने जा रहे थे, कुछ नहीं माने जा रहे थे, स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं थे, है ना, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं थे, प्रावधान नहीं थे स्ट्रिक्टली। ये हो गया। और क्या हो सकता है, कुछ एक दो पॉइंट अभी आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट मेरे दिमाग में, ये इंस्टेंट आ रहा है, ठीक है, इंस्टेंट, कुछ यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, पुराने वाले में। एक तो ये हो गया कि कुछ स्टेट में इस अधिनियम को लेकर कोई भी प्रावधान को फॉलो किया नहीं जा रहा था। कुछ स्टेट बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर रहे थे। ये हो गया। ये फिर आप इसमें बोल सकते हैं कि इसमें हर एक एनिमल्स को कवर नहीं किया जा रहा था। इसमें आर्टिकल 48 हम बात करें तो काउ स्लॉटर और बाकी एनिमल्स के बारे में, बाकी एनिमल्स के बारे में, तो ये भी था। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि हम बताना चाहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीसीसिस्ट। स्पीसीसिस्ट आप बोलेंगे सर इसका हिंदी बताइए। प्रजातिवादी। प्रजातिवादी क्या होता है इसको तो समझ लीजिए। हिंदी भी आपको लगता होगा कि ये हिंदी, सर हिंदी भी नहीं समझ, सुनिए। पुराने वाले अधिनियम में क्या होता था कि आप जो जानवर है और जो एक इंसान है, तो यहाँ पर जानवर को इंसान से बिल्कुल एक इनफेरियर, मतलब बिल्कुल अलग थलग बताया जा रहा था। उनके अंदर भी जान है, लेकिन उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था कि वो बिल्कुल जानवर से अलग है ना। तो यहाँ पर ये जो वर्ड था, ये चीजें जो सेंस थी, ये भावना थी, वो ज्यादा थी उस टाइम में, या सॉरी उस अधिनियम में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान हो गया। 4 से 5 हर एक टॉपिक के बारे में अगर आपसे नींद में पूछ ले, बताओ जल्दी बताओ कि आपसे कि प्रधानमंत्री बीमा योजना, इसके बारे में क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या आगे सरकार कर सकती है, 5 फटाफट दिमाग में आने चाहिए। जिस दिन आपका ये हो गया, और यही होता है यूपीएससी में, आप जो चीज कवर करते हैं ना, जाने अनजाने आपको पता नहीं चलता है कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो जिस दिन आपको ये रियलाइज होता है ना कि हमें ये पढ़ना था, फालतू में हमने ये सारा चीज मतलब जो मामला उसको पालते हुए रखें, तब तक आपके अटेम्प्ट्स निकल जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा आप अवेयर हो। अवेयर आप, आपको ये नहीं बोलते मेरी बात सुने, ठीक है, हम आपको सुनने में नहीं बोल रहे। आपको बस इतना कहते हैं कि आपको सिलेबस देखिए, सिलेबस देखना और प्रीवियस क्वेश्चन देखिए। इसके बाद आप आइए मेरी क्लास में, ठीक है, इसके बाद आइए मेरी क्लास में, तब लगेगा आपको हाँ सर सही बोल रहे थे, खामा खा बात नहीं माने। तो आपको दो चीजें पहले भी हम बोलते आ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, प्री हो चाहे मेंस हो, प्री हो चाहे मेंस हो, क्वेश्चन को खंगाल डालिए कि क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा रही है। तो आसान चीज है ना, आपको आंसर नहीं करना है, आंसर के लिए टाइम रहेगा। तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो दिमाग पता क्या चलेगा, अच्छा ये हिस्ट्री, ये पॉलिटी, अच्छा पॉलिटी में आर्टिकल पूछ रहे हैं, दिमाग में ये चलेगा जब तक देखे नहीं। आपको लगेगा यार आर्टिकल्स तो हमें सब कुछ याद है, फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे एग्जाम में, हम क्यों निकल पा रहे हैं? क्योंकि आप राइट स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर रहे हैं। आप सही, आपके पास नॉलेज है, आप मेहनत करना चाहते हैं, आप हार्ड वर्किंग इंसान है, लेकिन आपका जो दिशा है ना, जो डायरेक्शन वो अलग है। डायरेक्शन अलग है तो आपको पता नहीं आपका आपका गोल, आप गोल तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन अपने साथ रखना है, अपने पास में हमेशा, ठीक है। तभी आप जो जो भी मतलब आप जब भी ये चेक्स एंड बैलेंसेस होगा, मतलब क्या कि अगर हम कुछ भी टॉपिक्स ऐसे लेके आते हैं, ऐसे हम लेके तो नहीं आएंगे जो कि आपको लगे कि ये सिलेबस से तो बहुत आउट ऑफ रेंज है, फिर भी सर करवा रहे हैं। तो इसके लिए आप चेक कर सकते हैं, चेक मतलब रुकना होता है, ठीक है, वो चेक नहीं, वो चेक नहीं, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपके पास, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आपको वो आर्टिकल्स लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको कहीं कहीं प्री और मेंस इवन की इंटरव्यू के टाइम में भी आपका हेल्प करेगा, ठीक है। आपकी एक सोचने की जो शक्ति है ना, जो एक लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग, वो आपका डेवलप होगा। हर एक टॉपिक के बारे में सोच सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, है ना। नॉलेज ही अगर किताब पढ़ के ही सब कुछ निकल जाता तो आज बुक वाला सबसे आगे रैंक 1 होता, करोड़ बाग के बुक सेलर वाले। चलिए, तो हमने देखा यहाँ पर कुछ कुछ इसमें कमियां तो थी, है ना। अब आते इसमें कि क्या क्या इसमें एक अच्छा प्रोविजन जोड़ा गया। देखिए क्या होता ना कि इसमें कुछ नया चीज अपडेट किया गया। क्या, एक टर्म है यहाँ पर जिसको बोलते हैं बेस्टिलिटी,
बेस्टिलिटी क्या होता है, यानी कि ये पार्श्विकता, यानी कि पशु और इंसानों के बीच संबंध, रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं। ये चीज अभी कभी कभी नोटिस किया जाता है, कभी कभी ऑब्जर्व किया जाता है कि पशु और इंसानों के बीच में जो एक संबंध है, वो चीजें कहीं न कहीं पशु के जो अधिकार है, जो राइट्स है, उनको ये वायलेट करता है, उनको ये उल्लंघन करता है। तो इसके लिए, क्योंकि पार्श्विकता बोल सकते हैं ये एक अपराध की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। पहले ये अपराध की कैटेगरी में ये नहीं था, ठीक है, पहले ये अपराध की कैटेगरी में ये नहीं था, अब इसे रख दिया गया, ठीक है। तो ये वर्ड अपने आप में बहुत एक मतलब बोल सकते हैं कि एक अ, ऐसा वर्ड है जो कि सुनने में लगता है कि यस, कि ये तो अपने आप में अपराध होना चाहिए। तो पहले ही अपराध नहीं था, पहले ही अपराध नहीं था, तो ये आप इसको पहले वाले में भी ऐड कर सकते हैं कि ये भी एक कमी थी पहले वाले अधिनियम में, ठीक है। समझ में आई होप कि आ रहा होगा कि पढ़ना क्या है। भीषण क्रूरता, देखिए पहले वाले में क्या था कि 20 रुपये 25 रुपये आपको फाइन लग गया, पनिशमेंट आपको मिल गया, बस इतना काफी है। लेकिन अभी अब जो ये ड्राफ्ट बनाया गया है, इस ड्राफ्ट में जो मसौदा जो तैयार किया गया है, तो उसमें आपका भीषण क्रूरता, यानी कि अगर आप कुछ भी पशु को की हत्या करते हैं, मारते हैं, क्रूरता, यानी क्रूरता में आपका ऐसा नहीं कि आप जान से मार रहे हैं, वही क्रूरता हो गया। अगर आप किसी ट्रक में, एक छोटे से ट्रक में आप 50 जो गाय हो चाहे भैंस कुछ भी हो, एनिमल्स हो, उसको आप लोड करके ले जा रहे हैं, ये भी क्रूरता है, क्योंकि आपको उसके लिए एक जस्ट कंडीशन क्या होता है कि आप रहने योग्य बोल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से रहने योग्य, या कम से कम इस तरीके से कि उसके पास वो सांस ले सके, है ना, वो रह सके, कम से कम बॉडी मूवमेंट हो सके, इस तरह कंडीशन आप क्रिएट नहीं करते हैं, तो ये भी आपका क्रूरता में आएगा, क्रूरटी में इसमें भी आएगा, ठीक है। और ऐसे जो चीज एक्टिविटी है, इसके लिए आपको 50,000, 50 से किसी नाम से पूछा के क्या क्या मतलब है, 1000 होता है, यूट्यूब तो आप चलाते हैं ना, तो 50,000 यहाँ पर है, ठीक है। ये फाइन है, ये फाइन आपको देना पड़ेगा, ये नई वाले में, अभी तक ये ड्राफ्ट ही है, बनेगा तो ये फिर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए, और अगर आप हत्या कर देते हैं, किसी पशु की हत्या करते हैं, तो इसके लिए 5 साल की सजा है। पहले वाले में 3 मंथ का था, पहले वाले में जो कारावास से बोल सकते हैं, इम्प्रीजमेंट कहते हैं, है ना, वो 3 मंथ का था, अब ये 5 साल की कैद है। ये फर्स्ट टाइम, जब सेकंड टाइम आप करते हैं तो ये डबल फिर ट्रिपल हो जाता है, फाइन भी और आपका जो इम्प्रीजमेंट भी, ठीक है। देखिए हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A साफ साफ ये कहता है कि जो फॉरेस्ट सॉरी इन्वायरमेंट और जो काउ स्लॉटर है ना, 48A के बारे में, 48A है, हाँ 48A है, तो 48A में साफ साफ लिखा है काउ स्लॉटर रिगार्डिंग, इसमें सरकार जो है वो कानून या अधिनियम कुछ भी गाइडलाइंस लेके आएगी। सरकार लेके नहीं आती, ये एक डिमेरिट है, कोई बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है। अब यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया कि इस ड्राफ्ट में, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक में है, हमारे पास राइट टू लाइफ है, राइट टू क्वालिटी है, स्पीच है, एक्सप्रेशन है, मूवमेंट है, ये सब कुछ हमारे पास में है। लेकिन इनके पास भी इस ड्राफ्ट में 5 तरह की जो आज़ादी है, फ्रीडम है, वो दी गई है। 5 तो आज़ादी आपको इतना डेप्थ में नहीं करना, लेकिन फिर भी एक नॉर्मली सुन लीजिए, ठीक है। जितने भी इसे एनिमल्स को जस्ट कंडीशन में रखना, है ना, अच्छे से रखना, उसको अच्छे वातावरण में रखना, इन्वायरमेंट में। दूसरी बात की इनको भी मतलब ऐसा नहीं कि इनको इन्फीरियर समझा जाए, ये भी क्योंकि इनके अंदर भी एक जीव है, इनके अंदर भी आत्मा है बोल सकते हैं, तो इनका भी रेस्पेक्ट और इनके जो अधिकार है वो हमें देने पड़ेंगे। इनको मूवमेंट करने का, इनको इनको हम लोग बोलते हैं ना कि इसको जानवर है क्या, खाना पीना कुछ भी दे दो, तो इसके पास खाने की भी राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप इसको रखें, अभी एक पॉइंट हम यहाँ पर आएंगे, अगर आप इसको रखें, कोई भी इसको रखा है, ठीक है, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें होगी, क्योंकि देखिए स्टेट, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्टेट अगर नहीं कर रही तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोग मिलकर यहाँ पर कानून को बना सकती है। 5 तरफ फ्रीडम है, इसके मूवमेंट पर, इसके खाने पर, इसके अगर मान चलिए कुछ भी एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाती है, तो उस टाइम में भी इसको इसके ट्रीटमेंट का, इलाज का, इसका ये सब कुछ कुछ राइट्स देगा, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक्स, ठीक है। और वो पांचों आपको नहीं जाननी, बस एक आइडिया आपको हम दे दिए ये सब चीजें हैं, ताकि आप ये नहीं बोले सर ये तो बताया नहीं। तो ये आपको इसी एग्जाम्पल नहीं पढ़ने, मतलब 5 क्या है, बस आपको इतना दिमाग रखना कि उनको भी आज़ादी देने की बात कही गई है, और ये एक अच्छा अप्रोच है ना। एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट लिखे जाते हैं, बाकी मसाला के लिए तो उसको आप अपने तरीके से देख सकते हैं। रहा नेक्स्ट, देखिए इस
एक कानून है, एक अधिनियम है, फॉरेस्ट एक्ट, वन अधिनियम, ये आपका एक एक्ट है। उस एक्ट के तहत में ये साफ साफ बोला गया कि जो भी सामुदायिक पशु है, सामुदायिक पशु क्या था, यानी कम्युनिटी एनिमल्स, कहने मतलब ये कि वो एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, किसको किसको आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल काऊ हो गया, आप गॉट जो बकरी बोलते हैं वो हो गया, ठीक है, जो बफेलो भैंस हो गया, इसको आप ये एग्जाम्पल लिए, उसको आप कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अब जैसे टाइगर, टाइगर को रख सकते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो उसके लिए जो स्थानीय सरकार है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, वो इसकी रिस्पॉन्स, यानी उनके ऊपर इनकी जिम्मेवारी होगी, उनके ऊपर इनकी जिम्मेवारी होगी, यानी उनके ऊपर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनके उत्थान के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनको प्रॉपर एक बोल सकते हैं कि स्पेस प्रोवाइड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट वो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए होने वाली है, ठीक है। ये भी इसमें बोला गया, मतलब कुछ कुछ पॉइंट तो अच्छा बोला गया है, ठीक है। फाइन देख के हमें खुशी हुई, ठीक है। जो पहले फाइन बिल्कुल 10 रुपये 20 रुपये था, आप देखना चेक करना, ठीक है, आपको लगे सर मजाक कर रहे हैं, 10 रुपये था। सेकेंड टाइम करते हो 50 रुपये होता है, 10 या 20 रुपये था। तो ये भी ऐसे थे। आप कोई जानो, मतलब आप ये फाइन इम्पोज करके ये बताना चाहते हैं कि जानवर की कोई अहमियत ही नहीं है, आप 10 रुपए दीजिए, किसी को मार दीजिए, यही हुआ ना, ठीक है। तो ये चीजें अभी हट जाएगी, ठीक है। पिछले वाले हम बोल चुके हैं प्रजातिवादी, इसको तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन सरकार ने जैसे ही आपका जो ये 1960 का जो अधिनियम जो पहले बना था, इसके बाद में ही एक एक बोर्ड बनाती है, एक बोर्ड, यानी कि कौन सा बोर्ड, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, 1962। लेकिन ये भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है ना। ये आपका इसमें नहीं है, ये आपका अलग से उसी में था, पहले वाले में, क्योंकि 1962 में ये बनाया गया था। और इसकी फंक्शनिंग बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि एक टूथलेस टाइगर, क्या होता है टूथलेस टाइगर, वो टाइगर जिसके पास दांत नहीं हो, टूथलेस टाइगर बोलते हैं, ये भी हम लोग कहीं बोलते हैं। जैसे आप कभी कभी मेन सेंस राइटिंग करते होंगे, जो लोग थोड़ा इंग्लिश में कंफर्ट है उनके लिए थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि हम हिंदी यूज कर रहे हैं। तो इंग्लिश में जो थोड़ा बहुत कंफर्ट है उसको थोड़ा, ऐसे भी हम जो भी हम लिख जो चीज़ बोलते हैं ना, बड़ा सिंपल वर्ड होता है, चाहे इंग्लिश से क्यों ना। तो टूथलेस टाइगर मतलब हुआ कि आप ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो चीज़ें, हाँ मेरे पास पावर तो है लेकिन ये बिल्कुल एक शक्तिहीन है, टूथलेस टाइगर, है ना। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हम यूज करते हैं कहाँ पर, हमारे गवर्नेंस में। जैसे कि आप ये मान चलिए कि जब वहीं पे हम लोग, अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में था, ये भी आप वहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर अटॉर्नी जनरल वहाँ भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप आरबीआई के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, या फिर कैग के ऊपर तो हम लोग करते ही है, सीबीआई के ऊपर करते ही है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि आप, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ करना चाहिए, जहाँ शक्ति दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है, लेकिन उनके पास जो एक्शन लेने का जो पावर है वो नहीं है ना। एक शेर है जिसके पास दांत ही निकाल दिया गया है ना, डर लगेगा आपको, बताइए। तो ये आपका हो गया इस आर्टिकल के बारे में, तो इसमें इतना ही है, ठीक है। एक आर्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन हम दिए थे जैसे मुझे याद है, अच्छा इंग्लिश है ना? हिंदी से देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, अभी जस्ट इसके पहले ही हमने एक स्लाइड दिखाया, एक ही स्लाइड था, अगर आप वहां नोटिस किए होंगे तो ये बन जाएगा, 1986 के तहत की गई है, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमने ये करवाया भी था, मतलब ये आर्टिकल्स था नहीं, लेकिन हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किए हैं। जो शुरुआत से ये जो पीआईबी का सेशन फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए, या नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट हम करवाया है कि ये पॉइंट तो सही है। अगर एक सही आपने कर लिया, ऊपर का देखिए तो राष्ट्र भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, अभी हम पीछे एक लाइन था, कहा ये 1962, तो जब यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, ये तो गलत हो गया ना, वन यहाँ पर है, वन यहाँ पर, कट कीजिए, आ गए 50-50 पे। तो हमें तो ये कंफर्म है कि 2 का तो सही है, और 3 का हमने बताया था आपको, तो ये हो गया सही, मतलब कि 2 तो सही होगा ही होगा, ठीक है। 3 वाले में तो कंफर्म करना है, 3 का सही है क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ा है। यस, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन यानी कि नेशनल रिवर गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसको चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ऐसे फैक्ट को आप दिमाग में रख लेंगे, क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप पढ़ेंगे भी वही चीज। फिर भी आपको अपने क्लास से कुछ इतना आपको एक आइडिया दे देते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं।
और मेंस का भी हम देते हैं। पहले मेंस का क्वेश्चन नहीं दे रहे, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन थोड़ी मतलब ऐसा नहीं कि 1 मिनट में बनने वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, मेंस जब भी हम टॉपिक कवर करते हैं तो उसमें ये बोलते हैं कि ऐसे जो डायमेंशन है पूछे जाते हैं, है ना? और उसको भी करवाएँगे। और जैसे नीरज ने कहा कि सर आंसर राइटिंग की जो क्लासेस है स्टार्ट करवाइए, इसके बारे में बात हमने की। और कुछ दिन का टाइम दीजिए हमें, ठीक, कुछ दिन की। अगर स्टार्ट भी होगा तो एक सेशन स्टार्ट होगा जो कि एक होगा, और वो चाहे वो मेरे ऊपर आ जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो आंसर राइटिंग सब करवाएंगे, चाहे पेपर 1 का हो, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। उसके लिए सभी एक जो सब्जेक्ट्स है पेपर 1 से लेकर पेपर जो भी पेपर 1, 4 और निबंध का है, एक्सपर्ट होना चाहिए। तो हमें लगता है कि वो चीज़ अगर हमें मिलती है तो वो करवाएंगे एक क्लास में, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी क्लास भी करनी होती है। तो ये हो गया हमारा इसका सही आंसर, बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, दूसरा आर्टिकल क्या है? भारत में बाल विवाह में गिरावट आई है, ठीक है। ये किसने कहा? रिपोर्ट निकल के कर रही है, ठीक है। किसका रिपोर्ट है? और ऐसे रिपोर्ट आप इसको लिख लेंगे क्योंकि यूएन की रिपोर्ट है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, UNFPA। इसके बारे में एक आर्टिकल हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो। UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये आपका UNFPA, यहाँ से पॉपुलेशन फंड, लेकिन ये आपका उल्टा पुल्टा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। इन्होंने ये अभी एक डेटा रिलीज किया और उस डेटा के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि अभी जो बाल विवाह ये है, इंडिया के बिहाफ में ये बोला गया कि भारत में बाल विवाह को लेकर गिरावट आई है। पूरे वर्ल्ड में भी दिखाया था, लेकिन इंडिया इसमें थोड़ा सा इंडिया को एक क्वेश्चन मार्क ज्यादा लगता है इसके ऊपर। देखते हैं इंडिया के बारे में क्या क्या डेटा मेरे सामने है। तो एक डेटा ये निकाला गया कि 2021, क्योंकि 22 से चल रहा है तो 21 तक का डेटा तक को एक कंपाइल करके और 2005 के डेटा से उसको कंपेयर किया गया। जब 5 के डेटा से कंपेयर किया गया ना, तो उसमें देखा गया कि 2005 में जो बाल विवाह का जो रेट था, जो दर था, वो आपका 47.4% था। क्या इसका मतलब? 47% क्या हुआ? मतलब जितने भी बच्चे हैं, जितने बाल बोलते हैं, जो भी आपका जो चाइल्ड है, उस चाइल्ड में यानी 14, अंडर 14, 14 तक बोल रहे हैं, उसमें उसकी बात कर रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन है उसके अप्रोक्स 50%, है ना, 47 50%, ये इसके विवाह हो जाते हैं अंडर 14 में ही। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो 47% ये 2005 में था, वो दूर नहीं है। 2021 में ये घट के 23.3% हो चुका है, यानी कि इसके हाफ से भी थोड़ा कम हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक है, अच्छी एक बात है। लेकिन देखते हैं और भी कि क्या कहता है और भी डेटा। ये टॉपिक आप पूरा मेंस, एक चीज हमें बताना भूल गया, पूरा आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। देखिए, भारत में बाल विवाह जो है ना, ये वाला जो टॉपिक है, ये आप जीएस पेपर 1 में, अपने सब पेपर 1 में कहाँ पर है? सोसाइटी है, हाँ है। उसमें अर्बेनाइजेशन है, हाँ है। शहरीकरण की बात कर रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ अर्बेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्जिक्वेंस, इसके प्रभाव, प्रभाव ये है शहरीकरण। अर्बनाइजेशन हो गया यानी पॉपुलेशन बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो जो उसी में एक छोटा सा एक कंसर्न, एक इशू है आपका बाल विवाह का, हो गया पॉइंट। पेपर 2 से भी कर सकते हैं, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का। पेपर 3 से नहीं होगा, यस, यहाँ से नहीं होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2, ठीक। चलिए, बाल विवाह के कारण देखते हैं, बाल विवाह के कारण क्या है। क्योंकि आपने देखा कि ये तो परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन आपके मेंस में लिखने के लिए अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक लिमिट बताइए, अगर आप एक उस लिमिट से सोच पाते हैं तो, कि बाल विवाह को लेकर क्या कारण, इसके प्रभाव, इसमें कौन कौन सरकार ने पॉलिसी या योजना या फिर कानून बनाए हैं, क्या आगे की राह हो सकती है, और क्या आएगा, और कुछ आएगा, और कुछ नहीं आएगा, कुछ एग्जाम्पल। देखिए, ये सब लोग याद कर लेंगे। आप ये मत सोचिए कि जो टॉपर्स करेगा, टॉपर्स जो कर रहा है ये नहीं करेगा, टॉपर्स पहले ही करेगा। आप थोड़ा लेट से करते हैं, लेकिन आपको हम पहले हम करने बोल रहे हैं, है ना, लेकिन पहले करेंगे स्वाद में। तो आप इसको कर लेंगे पहले, उसके बाद ऐसे भी कुछ डेटा हम लेके आए, जो कि आप डेटा को यूज करेंगे, जो कि आपके सामने वाला जो बंदा है ना, उससे आपको अलग कराए करके रखेगा। मतलब कि कैसे कि एग्जाम्पल सेट करना आपको, हर एक पॉइंट के साथ में कुछ एग्जाम्पल सेट कीजिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल, या कुछ सरकार के कुछ योजना, पॉलिसी, या कुछ एग्जाम्पल लाइफ में ऐड कर दीजिए।
आंसर राइटिंग कभी स्टार्ट करेंगे, इसे इंग्लिश में हमने किया है, इंग्लिश 3 महीने पूरा किया। आप टाइप करना संजीव सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरा मेरा खुल जाएगा। अनलिमिटेड करवाए, अनलिमिटेड, आप थक जाएंगे देखते हुए। एग्जाम पोर्टल में है लेकिन वो इंग्लिश में, तो कंप्लीटली वो इंग्लिश में, लेकिन एक आइडिया मिल जाए कि लिखते कैसे हैं, ठीक है, वो लिखते कैसे हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कि बाल विवाह के कारण क्या है। देखिए बहुत सारे कारण हैं। सिंपल सिंपल तो बात ये है कि बाल विवाह, गरीबी, जब पॉवर्टी होगा तो गरीबी से लोग सोचेंगे यार कम से कम मेंबर्स ज्यादा होंगे, दूसरे मेंबर्स कम कर दो। मेंबर्स कम करने के लिए शादी करवा दो, हो गया शादी, बाल विवाह। तो ये भी एक दिमाग में चलता है। और ये क्यों हो रहा है? पॉवर्टी, घर में खाने पीने की कमी है, घर में 10 रोटी बन रही है लेकिन खाने वाले 5 लोग हैं। तो आप सोचेंगे ना कि यार अगर फीमेल घर में कोई लड़की है तो शादी करवा दो। ये मतलब मजबूरी है इंसान की, ये कोई चाहता नहीं कि ऐसे हो जाए, लेकिन मजबूरी इंसान को सब कुछ करवा दी है। और गरीबी ऐसी चीज है ना कि मतलब वो ये नहीं देखती कि किस कास्ट का है वो इंसान है या क्या है, आ जाती है। ठीक है, गरीबी हो गया, सुरक्षा हो गया। सुरक्षा कैसे हो गया? देखिए घर में अगर एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल सुनाते हैं, सिक्योरिटी का इशू, या बोल सकते हैं इसमें सेफ्टी का इशू। देखिए घर में अगर मान चलिए कि किसी पेरेंट्स की दो तीन उनके यहाँ जो बेटी है, तो उन्हें अपने घर में एक सेफ्टी के कंसर्न, एक इशू दिमाग में घूमता रहेगा। वो चाहेगा कि उसकी शादी जल्दी से करवा दे, ये भी एक इशू होता है। परंपरा यानी कि क्या? ट्रेडिशनल, यानी कि ये हुआ कि पहले के जमाने में चलता आ रहा है, इसलिए हम लोग आज भी करेंगे, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम से लेकर अभी मेडिवल तक भी कहीं कहीं किसी में चला, ठीक है, फिर अभी भी चल रहा है, मॉडर्न में भी चल रहा है। तो ये बहुत पुरानी ये परंपरा है, तो इसको आज भी चलाते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं। सामाजिक असुरक्षा, सोसाइटी की भी एक बोल सकते हैं कि एक इनसिक्योरिटी, समाज में लोग क्या बोलेंगे, है ना, कि घर में इतने मतलब अगर 18 हुआ किसी भी गर्ल का, तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क उठना स्टार्ट होता है। और घर के नहीं, लोग, समाज के लोग। तो अभी आप लोग समझदार हैं, ठीक है, समाज क्या कहेगा इसको मत सोचिए, ठीक है। अपनी अब सिंपल से एक फंडा है, एजुकेशन, शिक्षा। और उसमें भी आपने जो रास्ता चूज किया, तभी तो इस क्लास में ना यूपीएससी का आईएएस बनिए। उसके बाद देखिए, अभी जब तक आप नहीं बने तब तक आपको लोग गाली देंगे, आपको लोग बोलेंगे पागल, ठीक है, पागल बोलेंगे, पगला कहेंगे। लेकिन यही चीज जब आप अच्छा करना स्टार्ट करेंगे ना, थोड़ा सा विरोध होगा और थोड़ा और सक्सेस कर जाएंगे ना, वही लोग आएंगे, ये मेरे फुआ का लड़का है, अच्छा कर गया, तो वो फिर अपना रिश्तेदारी जो है ना निकालेंगे। ऐसे भी होता है। तो अपना जो आपको लग रहा है, जो ड्रीम है, जो गोल है यूपीएससी का, वहां लगे रहिए। एज, शादी ये बाद में होता चलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी काम को करने के लिए थोड़ा चैलेंजेस ना हो, तो फिर उसमें ना आप ये चेक होता है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि यार मेरे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, यही आपके लिए चैलेंज है, तो ये बहुत बड़ी आपकी मिस्टेक्स हैं। आप जब तैयारी करते हो उस बीच में आपके ऊपर एक हर्डल्स आता है, उसमें आप तैयारी के बीच में कुछ आपकी तबीयत खराब भी होती है, घर के कुछ इशू होते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं। लेकिन अगर आपका एक ड्रीम, एक डेली का एक रूटीन है, डिसिप्लिन आप है कि हमें यार डेली के ये टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं, इसके लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये अगर आप जिस दिन सोच के चल रहे हैं और इसको आप फॉलो कर रहे हैं, कितना, 70 to 80%, 100% नहीं, 70 to 80%, 70% में आप यूपीएससी क्रैक करने में आपको कोई रोक सकता है। ये जितने लोग ब्रिलियंट लोग हैं ना, उनके अंदर भी ये चीज़ नहीं होता है। क्योंकि जो लोग 5 साल तैयारी कर रहे हैं और जो लोग 1 साल से करते हैं, वो निकाल लेते हैं। 5 साल में ऐसा क्या चीज़ वो था कि वो नहीं कर पाया? रीज़न ये है कि आप पढ़ाई तो कर लिए, एनसीईआरटी में कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं की जो आपको मेंटल प्रेशर, जो आपको मेंटल जो पावर है उसको बढ़ाया। चैलेंज में भी, परेशानी में भी आप उस चीज़ को अपने डिसिप्लिन बना रखते हैं, है ना, ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये चीज़ आई होप कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझे होंगे। कुछ लोग नहीं समझे होंगे तो इसको दोबारा देखिएगा, ठीक है, बहुत डेप्थ में बातें कही गई है। तो ये हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया। पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी से बचने के लिए कुछ पेरेंट्स जानबूझ के भी, पेरेंट्स कुछ भाई, है ना, जानबूझ के भी चीज़ें करते हैं कि यार हमारी जो संपत्ति है उसमें कहीं ना कहीं जो बेटी को ना मिल जाए, इसको निकाल दो, 14 में भले से भले निकाल दो। ये गलत सोच है, ये बहुत नीच सोच है। और ये भी एक कारण होता है खासकर बाल विवाह के लिए। हाँ, ये कारण जो है ना, मतलब ये दुख की बात है, ये भी एक कारण बना है खासकर विवाह के लिए, ये बहुत दुख की बात है। महिला शिक्षा पर खर्च से बचना, देखिए क्या होता है ना कि ये तो बहुत पुरानी एक पॉइंट है कि
बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में डिफरेंशिएट करते, भेदभाव करते, उनके बीच में कहाँ हमें पैसे खर्च करने चाहिए, बेटे के ऊपर खर्च होता है, बेटी के ऊपर नहीं होता है। ये जो चीज़ें है ना, ये जो सीरीज़ जो चलता है ना, ये भी एक कारण होता है खासकर इसके लिए कि बेटी के ऊपर खर्च नहीं होता है उससे पढ़ाई के लिए, है ना? तो अभी टाइम चेंज हो रहा है और टाइम चेंज आप लोग भी करेंगे। हमारी क्लास में सब लोग हैं, बॉयज़ भी गर्ल्स भी है, और हम इक्वली, क्योंकि मेरा बस यही, क्योंकि पॉलिटी फैकल्टी है तो हम आर्टिकल 14 के नज़दीक रहते हैं, समानता का जो अधिकार है। और कहीं न कहीं अगर थोड़ा और थोड़ा इसमें जाए तो उसमें कहीं न कहीं साफ-साफ आर्टिकल 15 क्लॉज़ 3, 4, 5, 6 तक में है, ठीक है? अनुच्छेद 15 क्लॉज़ 3, 4, 5, 6, 3 में साफ-साफ बोला गया, ओबीसी रिज़र्वेशन की बात की गई है। 4 में वुमेन और चाइल्ड, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए आरक्षण की बात की गई है। और आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो क्लॉज़ बाय क्लॉज़ पढ़े होंगे तो यहाँ से हम दूर नहीं हटते हैं। तो हम चाहते हैं कि संविधान के अनुसार आपको वो अधिकार मिले, राइट्स मिले, ठीक है? चलिए, आते हैं प्रभाव पे। क्या प्रभाव हो सकता है? अगर बाल विवाह हो रहा है तो इससे कुछ साइड इफेक्ट भी तो होंगे ना? यस। क्या? तो सबसे पहला ये कि बाल विवाह करके उनके जो अधिकार है, यानी कि उस मानव के जो अधिकार है, मानवाधिकार, उसकी उल्लंघन हो आप कर रहे हैं। 14 ईयर्स, अंग्रेजों ने भी एक समय था जब ये आपके 12 साल था, तो अंग्रेजों ने भी इसको 14 किया, ठीक है, बढ़ाया। तो हम लोग इसको बढ़ा नहीं सकते? मतलब हमारी सोसाइटी है, देखिए, कानून तो ये कहता है कि 18 है, कानून ये कहता है, लेकिन बाल विवाह, कानून कानून इसलिए बनता है क्योंकि कुछ लोग तोड़ सके। तो यहाँ पर 14 ईयर्स एज जो है ना, ये हर जगह, बहुत जगह पहले तो बहुत ऐसा होता था, यानी कि अगर हम लोग चल जाए दादी के टाइम में, तो उस टाइम में चीज़ें होती थी कि 13-14 में आपका शादी हो गया। गाँव में आजकल भी होता है, अगर आप 16 है, 17 है, मतलब अंडर 18 है, हो जाता है। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है, प्रभाव डालता है। स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य में भी एक इशू आ सकता है कि पहले शादी होना, हेल्थ को लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, है ना? क्योंकि जल्दी शादी होगा, बच्चे भी आएँगे। अगर ये मल्टीपल्स टाइम आएँगे, 1, 2, 3 बच्चे, तो उसके हेल्थ, उसके एजुकेशन, उसके सेफ्टी को लेकर उसको एक कंसर्न बना रहेगा। तो ये इम्पैक्ट है, ठीक है? ये इम्पैक्ट है। आगे हम बात करते हैं इसी में क्या और इम्पैक्ट पड़ेगा। जो एजुकेशन का जो रेट है, जो लिटरेसी जो रेट है, शिक्षा दर में कमी आएगी। क्योंकि आप अगर इतने जल्दी शादी होता है तो एजुकेशन, पहली बात तो ये, जो गर्ल है, जल्दी शादी हुआ, उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, अब उनके बच्चे हुए, ठीक है? अब 2 दिन अब इसमें क्या होता है, जल्दी शादी होना, बच्चे अगर ज़्यादा होते हैं तो उसको प्रॉपर एजुकेशन दी नहीं जाती है। प्रॉपर एजुकेशन नहीं, खाने-पीने की दिक्कत, पॉवर्टी, इस एक पॉवर्टी साइकिल ही चल पड़ता है कि पॉवर्टी के कारण तो एक आपका बाल विवाह हो रहा है, लेकिन बाल विवाह हो रहा है इसलिए पॉवर्टी हो रहा है। तो एक साइकिल, मतलब इस तरीके से ये पॉवर्टी है, ठीक है? ये होगा अगर आपके पास में हो रहा है तो कहीं न कहीं आप यहाँ पर क्या उसको बोलते हैं, जो बाल विवाह है, इसको क्या बोल सकते हैं? चाइल्ड मैरिज, सीएम कर दिया, ठीक है? ये हो रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो इसलिए पॉवर्टी आ रही है। तो एक साइकिल ये चलता रहता है, ठीक? गरीबी, ये तो कारण है ही, गरीबी, अभी जो हम जस्ट बोले, गरीबी। उच्च प्रजनन दर, जो कि फर्टिलिटी रेट है, भी बढ़ जाता है, 3, 4, 5 बच्चे कम एज में, ठीक है? योजना बनाने में असमर्थता, अगर आपने पहले शादी कर ली तो एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाती है। जैसे चाइना 2 चाइल्ड पॉलिसी मानता था, अब तो वो मानता भी नहीं है, उसे डर लग गया। इंडिया, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अभी रिसेंटली में देखे ना कि 143 करोड़, और सॉरी, चाइना की और इंडिया की 142 करोड़, और कहा यह जाता है कि 23 हम लोग जो 1/3 यानी कि मार्च के आस तक के आसपास में चाइना को बीट कर देंगे इस चीज़ में, और हम लोग आगे निकल जाएंगे। ये भी हो, और इसके लिए चाइना ने वन चाइना जो 2 चाइल्ड पॉलिसी उसको हटा दिया है। ये भी कभी हम बात करेंगे विवाद में, लेकिन ये चीज़ें आपको लिंक करनी चाहिए। फिर आपका ये हो गया पुरुष बच्चे की इच्छा। कुछ लोग दिमाग में चलता है कि गर्ल्स को एक्सेप्ट नहीं करते सोसाइटी में, तो जो मेल होता है, जो बॉयज होता है, उसकी चाहत में, मतलब मल्टीपल्स जो बच्चे होते हैं, फर्टिलिटी रेट एक इसका एक लिंक बनता है। ये भी आपका एक प्रभाव, एक इम्पैक्ट पड़ता है इसमें। तो इम्पैक्ट में हम लोग कम से कम 5-6 पॉइंट बात कर लिए ना। यहाँ तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8 पॉइंट इसमें हो गया। अब देखते हैं कि सरकार ने क्या कुछ कानून, कुछ नीतियां कुछ बना के रखी हुई है। यस, बनाई हुई है, लेकिन ये कितना इम्प्लीमेंट होता है ये तो बहुत, मतलब सोचने वाली बात है। देखिए, एक अधिनियम है जो कि ब्रिटिश टाइम में, जो कि ब्रिटिश एरा में ही आया था, जिसका नाम है आपका 1929 का बाल विवाह निरोध अधिनियम। और इसे आप इतना लंबा याद ना कर सके, कोई बात नहीं। शारदा जो एक्ट है,
आपने सुना होगा शारदा एक्ट, है ना, शारदा चीट फंड आपने सुना होगा, एक्ट नहीं सुना होगा। तो ये अधिनियम है और इसमें फोकस किया गया था कहाँ पर कि जो मेल है 21, फीमेल है 18, यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से लोग फोकस कर रहे थे। तो आज भी हम लोग बाल विवाह को सपोर्ट कर रहे हैं, तो शुरुआत यहीं से है, ब्रिटिश टाइम का एरा का, ठीक है, 1929 लाहौर सेशन, हिस्ट्री चले जाइए थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट में, 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये साफ साफ ये प्रोहिबिट कर रहा है, ठीक है, ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006। लेकिन ये एक्ट आने के बाद भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से रुकना चाहिए वो उस तरीके से रुका नहीं है, आज भी होते हैं। जैसे कि जो मेरा स्टेट है ना, झारखंड, वहाँ भी आप देखें कि बहुत सारी, क्योंकि झारखंड भी पिछड़ा स्टेट में आता है, झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, है ना, तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी स्टेट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ डिस्ट्रिक्ट के जो गांव है आज भी छोटे कम उम्र में शादी हो जाती है, ये चीज़ होती है। लेकिन वही चीज़ें आप जल्दी साइज बनिए, पोस्टिंग मान लीजिए, सुधारिए उस चीज़ को। आगे है पॉइंट इसी में, हिंदू विवाह अधिनियम 1956, ये भी आपका पहले से आया हुआ है। देखिए, एक तो होता है स्पेशल मैरिज एक्ट, एक होता है हिंदू मैरिज एक्ट, ये आपका हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट में ये साफ साफ हिंदू जो रिलीजन है उसमें और भी है, सिख, आपका हो गया क्रिश्चियन, एक बौद्ध, ठीक है, ये इनके लिए भी जो भी विवाह के जो प्रोविजंस, जो प्रावधान है, जो कि प्रोसेस है, ये आपके इसी मेंशन है। तो ये भी बनाए गए हैं, है ना, मतलब इसमें वही चीज़ है, तलाक, ट्रिपल ट्रिपल नहीं, तलाक के बारे में बोला, इसमें बोला गया कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा इसी इसी चीज़ के रिगार्डिंग। यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए भी है, खैर उल बुलुग करके, बुलुगी हो गया ना, बुलुग करके, ठीक है, तो उसमें भी जो मैरिज के प्रोविजंस दिए गए, आपको डेप्थ में नहीं करना है कि आपको इसमें क्या है सर, बताइए पूरा बताइए, किस तरीके से बोला था कबूल है, ये नहीं इसमें करना आपको, नाम बस दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम में नाम ही आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये मैरिज के रिगार्डिंग, ये बाल विवाह के रिगार्डिंग जो भी क्या बोलते हैं, जो प्रावधान है इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। स्पेशल जो मैरिज एक्ट है इसके बारे में एक शायद आर्टिकल कल ही पढ़ रहे थे, वो शायद होगा भी, आगे होगा भी, देख लेंगे उसको भी। ये हो गया यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, ये लेटेस्ट है, जो कि बच्चे जो चाइल्ड है वो भी एक वो सेक्सुअल हरासमेंट का वो भी शिकार हो रहे थे, इसके लिए भी 2012 में कानून को लाया गया। आपने ये देखा, ये कानून पता कब लाया गया, जो निर्भया जो कांड हुआ था 2012 में, उसके बाद ही लाया गया था। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप था, लेकिन कानून तो बने हैं, ठीक है। और अभी रिसेंट की बात करें, हाल फिलहाल में, ठीक है, कि हाल फिलहाल में आपको जानना चाहिए कि अभी क्या कुछ अपडेट चल रहा है। तो हाल में भी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, संसदीय स्थायी समिति बनाई गई है ना, ये बनाई गई है कि, और नहीं सॉरी, हाँ ये बनाई गई है, इसमें ये बोला जा रहा है कि जो मैरिज का जो टाइम है, जो एज है, ये फीमेल को बढ़ाकर, फीमेल के लिए बढ़ाकर 21 कर दिया जाए, यानी कि जो महिला है, जो गर्ल्स है, जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स का एज, जो मैरिज एक्ट, जो मैरिज टाइम है उसे 21 कर दिया जाए। अभी 21 तो मेल के लिए, 21 पुरुष के लिए, तो आप पूछें सर 21 फीमेल के लिए कर दिया जाए तो मेल के लिए कितना होगा, मेल के लिए 25 करने की बात की जा रही है, और इस बात से हम बिल्कुल एग्री है। अगर हमसे को पूछा जाए इस स्टेप से, अभी तक ये आया नहीं है, अभी तक हुआ नहीं, बस एक कमेटी बनाई गई है, अभी इस कमेटी की बात माना जाएगा, फिर एक बिल पास किया जाएगा, एक्ट बनेगा, प्रेसिडेंट कंसर्न दे ही देंगे उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन इसमें इसके खिलाफ बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से उठ सकते हैं, खुद सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन कैसे वर्क क्वेश्चन उठा सकते हैं इसके खिलाफ में कि 21 जो मैरिज का जो टाइम है वो नहीं होना चाहिए। मिडिल क्लास के लोग उठाएंगे, लोअर मिडिल क्लास के लोग उठाएंगे, लोअर मिडिल, एक तो मिडिल होता है, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, तो लोअर वाले जिनको जिनको आइडिया है कि अगर जो लड़की की उम्र है 18 होती है तो उसे शादी करके भेज दो, है ना, वही लोग ये सोचेंगे। जो लोग मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करते हैं, जो चाहते हैं कि 13-14 में जो शादी कर देते हैं ना, वो लोग चाहेंगे। अब वो लोग को मालूम है कि अब 18 भी नहीं, अब 21 करना है, तो ये लोग के लिए, उनके लिए एक सबक हो जाएगा, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। तो वो चाहेंगे अपने जो एमपीज हैं, एमएलए हैं, उनको बोलेंगे यार कर दो, नहीं तो फिर वोट नहीं देंगे। फिर वही एमएलए और फिर वही एमपी जो है ना पार्लियामेंट में फिर अगेंस्ट में होता है, तो आपको लगता है यार एमपीज अगेंस्ट में, इसके पीछे वोट होता है, वोटिंग जो सिस्टम होता है वो होता है, ठीक है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है,
आगे का रास्ता ये होगा कि इसमें एक मल्टी या बोल सकते हैं मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच हमें लाने की नीड है। मल्टी प्रॉन्ग जब बोलते हैं बहुआयामी रणनीति कैसी होनी चाहिए, जो कि समाज में बोल सकते हैं कि अवेयरनेस तो फैलाने का काम करे, लेकिन यहाँ पर कानून के साथ में अगर आप कानून बना रहे हैं, सिर्फ कानून बनाना बड़ी बात नहीं है, अवेयरनेस पहुंचाना घर घर तक और हर एक पर्सन तक, व्यक्तिगत लेवल तक में इसको पहुंचाना, ये स्टेप होना चाहिए। और ये चीज़ के लिए बोला गया और मतलब इसमें और भी पॉइंट है। आप उसको एजुकेशन दीजिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, आप प्रॉपर तरीके से सर्विलेंस कीजिए, है ना। आप इस अगर ये चीज़ें होती है, इसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के प्रोविजन बनाइए। स्ट्रिक्ट मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी ऐसा काम कर रहा है तो उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अलर्टनेस देना बहुत जरूरी है कि ये एक अपराध है, इसके लिए फाइन रखिए, है ना। फाइन रखिए, अवेयरनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में, सामाजिक जागरूकता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये भी दो पॉइंट हुआ। और एक पॉइंट है, क्या देखते हैं, गरीबी उन्मूलन। आपको मालूम है कि गरीबी से आपका चाइल्ड मैरिज हो रहा है, और चाइल्ड मैरिज से गरीबी हो रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है। तो क्यों ना गरीबी को हटा दो। और गरीबी को हटाने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। एमजी नरेगा है विद गरीबी के लिए ना। तो जितने कल नहीं, कौन सा डेट था जिसमें हम बात करते हैं, जो कि बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, खासकर जो एक था मजदूरी के लिए, वेजेस के लिए, कल था ना, यस कल ही था निकल से। तो मजदूरी जो कानून था वो आपका, उसके रिगार्डिंग जो भी हम अधिनियम बताए उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। हाँ, ये होता है कनेक्टिविटी। आप उसके जो स्टेप्स जो सरकार ने जो लिए उसको आप यहाँ लिख दीजिए, वही हुआ ना। यानी कि वेजेस के लिए आप कर रहे हैं, यानी कि वो भी तो गरीबी को मिटाएगा ना। तो तीन चार यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एमजी नरेगा क्योंकि आसान होता है उसका लिखना, सबके मुंह पे होता है, उसको लिख सकते हैं। बालिकाओं का सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड को एम्पावर कीजिए। एम्पावर कैसे कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशली अलग से फंड का जो प्रावधान होना चाहिए, उनके लिए एजुकेशन भी थोड़ा सा कुछ उनके लिए आरक्षण होना चाहिए, स्पेशली कहीं कहीं पर, ठीक है। हर जगह कहीं ना कहीं उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, चाहे आर्थिक जो फील्ड है क्षेत्र वहाँ पर हो, पॉलिटिकल हो। पॉलिटिकल में भी आजकल देखते हैं कि हम लोग कुछ स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वुमेन्स को लेकर, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा गवर्नमेंट हो गया, जो कि वुमेन्स की जो भागीदारी है पॉलिटिक्स में अच्छा से सुनिश्चित की है। लेकिन बाकी सेंट्रल लेवल की बात है पार्लियामेंट में तो वो थोड़ा कम है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। 2011 में एक समिति की रिपोर्ट आई थी, और इस समिति का नाम है शिवराज पाटिल समिति रिपोर्ट, इसको लिख लीजिए। एग्जाम में जब मेंस में लिखते हैं ऐसे रिपोर्ट के नाम ना, तो आपके आंसर का जो निखार है वो बढ़ जाता है। तो ये रिपोर्ट में साफ साफ ये बोला गया, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कि जो क्या बोलते हैं उनको, यस, जो एज है आपका, जो एज है आपका, एज एज मेल के लिए आपका 25 और फीमेल के लिए 21। तो इस बात के बारे में जिक्र इसमें किया गया। तो ये भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इंपावरमेंट ही कर रहे हैं, तो ऐसे चीज को लिखना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ स्टेट एग्जाम्पल, कुछ राज्य अच्छा काम कर रही है, जैसे वेस्ट बंगाल में आपका एक कन्याश्री योजना है, ये आप सुने भी होंगे। और आई होप कि अगर क्लास में रोज होंगे क्लास में तो डेफिनेटली वो सुने होंगे, क्योंकि वो ये सब चीज के बारे में एक्सपर्ट है वो। आई होप कि आप भी कुछ लोग सुने होंगे, ठीक है। वापस स्कूल जाना, यानी कि इसका गो बैक टू स्कूल, यूपी में एक स्टेप है जो कि फीमेल्स के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए चलाया गया है। तो ये आपके कुछ इसमें हो गए प्रावधान, ठीक है। ये तो रखते हैं इसको, ठीक है। बाकी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ये है, जैसे आर्टिकल से बहुत सारे थे, कोई नहीं, कल है ना। तो ये आपका हो गया एक चीज इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि समग्र एनसीईआरटी जो कि आपको मालूम है कि ये आप ही के लिए लाया गया है। और अभी जो इसकी प्राइस है 50% डिस्काउंट के साथ में 2999 में इसकी प्राइस। और बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि ये एक न्यू फॉर्म, एक न्यू अवतार में फीचर्स की बात करें तो 600 प्लस आवर्स डेली लाइव क्लास, 600 प्लस समझते हैं बहुत होते हैं। वर्क बुक भी है, पीवाईक्यू भी है, क्लास पीडीएफ, वर्ड बोर्ड पीडीएफ भी है। बोर्ड यानी कि जो हम सर लिख पाते हैं उसके बोर्ड पीडीएफ, मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, मेंस राइटिंग प्रोग्राम प्रैक्टिस भी है, एनसीईआरटी टॉपिक लिंक विद जीएस करंट अफेयर्स भी है, रेगुलर टेस्ट भी है, और इनोवेटिव टीचिंग मेथोलॉजी भी है। ये आपको यहाँ मिल जाते हैं। ये आपको मालूम है गुरुकुल, जो कि ये भी आप ही की लाया गया तमसो माँ ज्योतिर्गय भाई, ये ऑफलाइन कम रेजिडेंशियल बैच है, यानी कि आपके ऑफलाइन है। ये आपको बिल्कुल एक बोर्डिंग जो स्कूल होता है उसके गुरुकुल की तरह है। आप यहाँ पर रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे, यहीं पर आप टेस्ट सब कुछ देंगे।
रहा ये आपके लिए जो सिलेक्शन मेला का जो कि डिस्काउंट चल रहा है, जो भी हमारे पास कोर्सेज हैं 75% के कोर्स डिस्काउंट चल रहे हैं। एग्जाम 75 ये आपका कूपन कोड है। और ये आपके जो बैचेस है इसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें मिल जाती है अगर आप कोड अप्लाई करते हैं एग्जाम 75 कूपन कोड। ठीक है, चाहे हम सर्वोदय की बात करें, चाहे आपका हम ये 3 मंथ EMI सर्वोदय बैच की बात करें, या फिर ऑप्शनल बैच की बात करें, हिंदी लिटरेचर और PSIR जियोग्राफी के बारे में बात करें, तो ये आपका हो गया इसके बारे में। ठीक है, ये रहा एप्लीकेशन। अगर डाउनलोड नहीं किया तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम प्ले स्टोर जाएंगे, आप सर्च करेंगे एग्जामपुर, इंटरफेस आपको मिलेगा एग्जामपुर सेकेंडरी प्रेप, इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, अपने नाम को यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और जितने फीचर्स यहाँ पर गिवन है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स। और कुछ भी डाउट हो तो इसके लिए आप इस नंबर पे, नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, रेड वाले नंबर पे। और कभी कॉल नहीं लगता है तो नीचे व्हाट्सएप पे नंबर है, तो इस नंबर पे आप अपने जो डाउट्स है, क्वेरीज है, इसमें टेक्स्ट भेज सकते हैं। हमारी जो टीम है आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके फीडबैक ऑफलाइन कमेंट में देने हैं। कैसा लगा, अच्छा बुरा, कुछ डाउट है पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर करते हैं। कैसे आप कमेंट करेंगे, अगली क्लास आपको मिल जाएगी कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए, थैंक यू।